हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस बुक में बेसिकली हम ह्यूमन ज्योग्राफी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से एक वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन ज्योग्राफी को हम स्टडी करते हैं, हम वो देखेंगे। जो हमारी दूसरी बुक है उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जो हमको आज तक इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है प्रीवियस क्लासेस में बहुत ज्यादा डीपली। तो इस बुक को पढ़ने से पहले या किसी भी ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक्चुअल में क्या है, उसका क्या नेचर है, वो किस तरीके की स्टडी है और कितनी वास्ट स्टडी है। तो वो किस तरीके की स्टडी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आई नो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हैं और जो लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है हमको। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम ये भी देखते जाएंगे कि क्या छोटे छोटे निमोनिक्स या इजी फ्रेजेस को यूज करके हम उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेसिकली अ रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो एक्चुअल में किसी ना किसी तरीके से ह्यूमंस को इम्पैक्ट करता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि ह्यूमंस और नेचर के बीच में अलग अलग टाइप्स के रिलेशनशिप्स हैं जिनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है ये दोनों बहुत ही इंट्रिकेटली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं ताकि हम दोनों के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएं। लेकिन एक्चुअल में जब हम देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत हद तक ह्यूमन ज्योग्राफी को अफेक्ट करती है। इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी को जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो यही होता है कि इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ये देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन फिनोमेना का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। अब स्पेटियल का मतलब एक बार समझ लेते हैं। स्पेटियल का मतलब होता है ओवर स्पेस एंड टाइम। स्पेस बेसिकली रेफर्स टू ज्योग्राफिकल स्पेस, एक पर्टिकुलर एरिया को हम ज्योग्राफिकल स्पेस कहते हैं। और टाइम तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जब हमको ऐसा कोई चीज एक्सप्लेन करना होता है तो हम उसके लिए स्पेटियल वर्ड यूज करते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमें स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना के बारे में बताती है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना का मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर ह्यूमन बींग्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है या कौन से रीजन में कौन सी एक्टिविटी करी जा रही है, कहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा है, टूरिज्म ज़्यादा है, ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग पार्ट्स जो है वर्ल्ड के उनके बीच के सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हम जैसा कि आगे देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है स्टडी की, जिससे और बहुत सारी फील्ड्स के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकलती है। तो अब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखें कि हमारे पास मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड का। तो अब मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई प्रेशियस मिनरल किसी पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल है या फिर कोई ऐसा मिनरल है जो वर्ल्ड के किसी एक कंट्री में ही या एक स्पेसिफिक रीजन में ही हमको मिलता है, तो फिर उस केस में क्या होगा, वो कंट्री बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में उस मिनरल में प्रॉस्परस कहलाई जाएगी। अब जब वो उसका ट्रेड करेगी दूसरी कंट्रीज के साथ तो उसके पास करेंसी मनी अर्न करेंगे, तो उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसे जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो मिनरल्स एक एग्जांपल है। अब अगर हम सोशल साइड में देखें तो किस तरीके से किस कंट्री में ह्यूमन बींग्स का कितना डेवलपमेंट है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, तो हम उसको भी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी सबसे पहले तो हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। उसके बाद वो हमें बताता है कि ओवर अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्पेस एंड ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ह्यूमन फिनोमिनाज या ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर डेंसली है, कहाँ पर बहुत ही स्कैटर्ड है। और उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि अलग अलग पार्ट्स जो है वर्ल्ड के या अलग अलग कंट्रीज जो है वर्ल्ड की या फिर अलग अलग रीजन्स जो है वर्ल्ड के, वहाँ पर क्या सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं। अब जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी में एक
डुअलिज्म आ जाता है। डुअलिज्म का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, जब हमारे पास दो अलग अलग विचार होते हैं। तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है जो ह्यूमन जोग्राफर्स है उनके दिमाग में कि हम इसको किस तरीके की स्टडी माने, नोमोथेटिक या फिर इडियोग्राफिक। अब नोमोथेटिक का बेसिकली मीनिंग होता है जब हम कोई लॉ फॉर्म करते हैं या जब किसी चीज को हम थ्योरी फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने देखा है फिजिकल ज्योग्राफी में भी और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी, आगे हम देखेंगे बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी थ्योरीज होती हैं पढ़ने के लिए। उन थ्योरीज को अप्लाई कर कर हम नए कॉन्सेप्ट्स या नए आइडियाज को डिड्यूस करते हैं। तो यही कॉन्फ्लिक्ट है दो आइडियाज के बीच में कि हम उसको नोमोथेटिक माने या हम उसको इडियोग्राफिक माने। नोमोथेटिक का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया होगा लॉ मेकिंग, जहां पर हम एक लॉ बनाए और उसके अकॉर्डिंग काम करें, कोई थ्योरी फॉर्म करें या उसके अकॉर्डिंग काम करें। और इडियोग्राफिक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को या किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल स्पेस को देखें और फिर हम उसको डिस्क्राइब करें। तो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट भी एक तरीके से सही हुआ कि हर जगह की, हर एक छोटी से छोटी जगह की, अब अगर हम देखेंगे दो सोसाइटीज हैं, दो हाउसिंग सोसाइटीज हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी में फॉरेस्ट या ट्रीज बहुत ज्यादा उगे हुए हैं, दूसरी फॉरेस्ट सोसाइटी में सिर्फ बिल्डिंग, दूसरी जो हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो दोनों सोसाइटीज की अगर हम देखेंगे, उस पर्टिकुलर स्पेस की भी अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी को कंसिडर करेंगे या अगर हम उन दो हाउसिंग सोसाइटीज को डिस्क्राइब करेंगे, तो भी हमारे पास दो बहुत ही डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस होंगे। एक जगह पर हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की बर्ड्स मिलेंगी या कुछ पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, या वहां पर ह्यूमन बींग्स का पेट्स के साथ, डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा। ह्यूमन बींग्स के पास लीजर एक्टिविटीज करने के लिए, मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स करने के लिए स्पेस अवेलेबल होगी, फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। ऑन द अदर हैंड एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जहां पर सिर्फ बिल्डिंग्स है कंक्रीट की और कुछ भी नहीं है, तो वहां पर ह्यूमंस जो है उनके पास ये सब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन दो हाउसिंग सोसाइटीज, जो कि एक बहुत ही छोटी यूनिट है ज्योग्राफिकल स्पेस की, उसमें भी इतना ज्यादा चेंज आ सकता है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो यही डुअलिज्म है कि अगर हम इडियोग्राफिक रखेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी की हमें स्टडी तो अच्छी मिलेगी, बहुत ही ज्यादा रीजन सेंट्रिक मिलेगी, बहुत ही ज्यादा स्पेस सेंट्रिक मिलेगी, लेकिन फिर उसको हम कॉमनली सबको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम नोमोथेटिक रखेंगे तो नोमोथेटिक फिर एक बहुत ही जनरलाइज स्टडी हो जाएगी जिससे लोग कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा रोट लर्निंग की तरह हो जाएगी। तो यही ह्यूमन जोग्राफर्स के बीच में एक डुअलिज्म है, एक कह सकते हैं टाइप ऑफ डिबेट है जहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज हैं। डुअल बेसिकली मीन्स टू डिफरेंट, two dual basically means two, तो two different ideas in the in amongst human geographers कि ह्यूमन ज्योग्राफी को नोमोथेटिक माना जाए या फिर इडियोग्राफिक माना जाए। अब दूसरा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को रीजनल माना जाए या फिर सिस्टमैटिक माना जाए। दिस इज अनदर काइंड ऑफ डुअलिज्म व्हिच वी फाइंड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। सो रीजनल बेसिकली मीन्स व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, जहां पर हम एक पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करेंगे और फिर उस रीजन की स्टडी से हम कुछ थ्योरीज निकालेंगे या फिर कुछ आइडियाज निकालेंगे और जो उस पर्टिकुलर रीजन को यूनिक होंगी और जो उस पर्टिकुलर रीजन की यूनिकनेस के बारे में लोगों को बताएंगी। सो समझने वाली बात ये हुई कि बेसिकली रीजनल वे ऑफ स्टडिंग ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन या स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, यूनिकनेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम सिस्टमैटिक पे जाएंगे तो हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा सके, जहां पर कोई पर्टिकुलर फोकस किसी पर्टिकुलर डिटेल पर ना हो या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन की यूनिकनेस नहीं उभर कर आएगी। एक बेसिक स्टडी होगी जो पूरा वर्ल्ड पढ़ सकता है, जो बेसिक होगा सब जगहों पर। तो रीजनल हो या फिर सिस्टमैटिक हो, नोमोथेटिक हो या फिर इडियोग्राफिक हो, ये दो काइंड्स ऑफ ड्यूअलिज्म है अमंग्स द ह्यूमन ज्योग्राफर्स। लेकिन इसको हम देखते हैं कि बहुत वैलिड हम इस डुअलिज्म को नहीं मान सकते, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखेंगे जो नेचर है और जो ह्यूमन बींग्स है वो एक्चुअल में इनसेपरेबल है। बिना नेचर के ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जो भी हमारा नेचर के साथ रिलेशनशिप है उसी के बेसिस पे सारी की सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। तो अब हम देखेंगे किस किस तरीके से हमें कहीं कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी में या इन जनरल ज्योग्राफी में भी ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि नेचर और ह्यूमन बींग्स को कितना इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ माना गया है। So for example हम कहते हैं face of the earth. So face is basically a human attribute which is given to earth, which is a geographical term. Again eye of the storm. So eye is again a human
हम कहते हैं ना आई ऑफ द स्टॉर्म, बहुत बार हम ये ज्योग्राफी में यूज करते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द स्टॉर्म, इट इज द फोकस ऑफ द साइक्लोन और द स्टॉर्म। तो आई is again a human attribute which is given to a geographical term. Again we'll see mouth of a river. Mouth of a river is basically जहाँ से वो river बहनी शुरू होती है, जहाँ से वो river originate करती है. So again river is a geographical term and mouth is a human attribute. Then again we'll see snout of the glacier. Snout of the glacier basically जो opening होती है ग्लेशियर की हम उसको कहते हैं. तो snout of the glacier का मतलब क्या हुआ कि वो जो opening. तो अब यहाँ पर जो snout है वो एक human attribute है जो कि एक geographical term glacier को दिया गया है. इसके बाद हम कहते हैं neck of the isthmus. Isthmus is basically a piece of land which is covered by water on two sides. से वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो बेसिकली दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है. तो इसको अगर हम एक बार देखें तो मान लीजिए ये हमारा एक लैंड मास है और ये हमारा दूसरा लैंड मास है और ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये हमारा सी का है. इस तरीके से अगर ये पूरा एरिया हमारा सी का है तो यहाँ पर इन दोनों लैंड को अगर कोई एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट करी है तो वो जो लैंड होगा वो एक्चुअल में कैसा होगा, वो दोनों साइड से वाटर से घिरा हुआ होगा और बीच में सिर्फ एक स्ट्रिप ऑफ लैंड चलेगा. तो उसको हम कहेंगे इस्थमस. अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये दो जो पीस ऑफ लैंड है ए एंड बी, अगर ये इस एक टाइनी स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड है तो ये जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसको हम कहेंगे इस्थमस. ये एक ऐसा लैंड स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों साइड पर वाटर होता है और ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है इसको हम कहते हैं इस्थमस. तो इस्थमस के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं द नेक ऑफ द इस्थमस. तो द नेक ऑफ द इस्थमस बेसिकली, नेक इज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट व्हिच इज गिवन टू अ ज्योग्राफिकल टर्म. उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल तो हमने बहुत बार पढ़ी हुई है लोअर क्लासेस में भी. होराइजन ए, होराइजन बी, उसमें कौन किसमें कैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम प्रोफाइल कहते हैं. नाउ प्रोफाइल इज बेसिकली अ ह्यूमन रिलेटेड टर्म जहाँ पर हम ये बताते हैं कि किसी भी, जैसे हम बताते हैं कि बायोडाटा एक तरीके से कि किसी इंसान की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हॉबीज हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है. तो ये सब ह्यूमन वर्क, इसको हम ह्यूमन प्रोफाइल कहेंगे. तो उसी तरीके से हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं जहाँ पे हम सॉइल की क्वालिटीज को देखते हैं. सो दिस इज अगेन अ ह्यूमन एट्रीब्यूट व्हिच इज गिवन टू अ ज्योग्राफिकल टर्म. इसके अलावा जो बहुत सारे जर्मन जोग्राफर्स हैं उनने रीजन्स को, विलेजेस को और टाउन्स को ऑर्गेनिजम्स की तरह डिस्क्राइब किया है. इसके अलावा स्टेट और कंट्री को भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह डिस्क्राइब किया गया है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन और नेचर इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं, उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है. इसीलिए जो हम आगे इस चैप्टर में जो हमको स्टडी बताई गई है वो हमको तीन ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड कर बताई गई है विच इज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस एंड नेचर, कि ह्यूमंस और नेचर के बीच का क्या रिलेशनशिप है. उसके बेसिस पे हम तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आगे देखेंगे. उससे पहले हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ह्यूमन ज्योग्राफी की किसने क्या दी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे रेड्सिल की. तो according to Redsill, human geography is the synthetic study of relationship between human societies and the earth surface. तो अकॉर्डिंग टू रेड्सल ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जो हमें ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ के सरफेस के बीच का रिलेशनशिप बताती है. सो बेसिकली अगर हम इसको याद करने का तरीका देखें तो हम रेड्सल से याद करेंगे सिंथेटिक, सिंथेसिस. सो RS, रेड्सल एंड सिंथेसिस. So Redsell's definition of human geography focuses on synthesis. According to Redsell, human geography is the synthetic study of relationship between human society and earth surface. तो human society और earth के surface किस तरीके से earth के surface में changes आने की वजह से human societies में change आता है, उसको हम कहते हैं the relationship between human society and earth surface. वही रिलेशनशिप एक्चुअल में रेड्सल ने डिस्क्राइब किया है कि अकॉर्डिंग टू रेड्सल दैट ओनली इज ह्यूमन ज्योग्राफी. कि जैसे कि अगर हम देखेंगे कहीं पर ब्लैक, जैसे अगर हमारे इंडिया में अगर हम देखें डेक्कन रीजन में अगर ब्लैक सॉइल है तो यहाँ पर हम कॉटन की फार्मिंग करते हैं. हमारे पास जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छे वेल ड्रेन सॉइल है, टी उगाने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं, अर्थ का सरफेस वैसा बना हुआ है, इसीलिए वहां की जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं वो टी ग्रो करती हैं, वहां पर टी प्लांटेशंस ग्रो करी जा सकती हैं. तो अगर हम ट्राई करेंगे यहाँ पर अपने
ऐसे किसी जगह पर ट्री ग्रो करने का, अगर हम राजस्थान में ट्री ग्रो करने की कोशिश टी ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि राजस्थान की अपनी अलग क्रॉप्स हैं जो राजस्थान के क्लाइमेट में ही उगती हैं। सो बेसिकली किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस के बीच में रिलेशनशिप है, अब इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि जहां पर वाटर होता है वहां पर हम देखेंगे जितनी भी हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन है, चाहे इंडस वैली हो चाहे मेसोपोटामियन हो, हर कोई वाटर बॉडीज के आसपास बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन सोसाइटीज जो एस्टैब्लिश हुई वो अर्थ के सरफेस पर कहाँ कहाँ पर पानी प्रेजेंट था वो उस वाटर के सोर्स के पास एस्टैब्लिश हुई। तो ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को अकॉर्डिंग टू रेटसेल ह्यूमन ज्योग्राफी कहा गया है। RS से हम इसको याद रखेंगे कि रेटसेल की जो डेफिनेशन है वो सिंथेसिस पे फोकस करती है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन बाय एलन सी सैम्पल। सो एलन सी सैम्पल सेज human geography is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth। तो changing relationship, जब भी कोई चीज चेंज होती रहती है, स्टैटिक नहीं रहती है, इट कीप्स चेंजिंग ऑन विद टाइम, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायनामिक। तो यहाँ पर एलन सी सैंपल, सी डी से हम याद रखेंगे एलन सी सैंपल, सी के बाद डी आता है, डी से हम याद रखेंगे डायनामिज्म। एलन सी सैंपल की डेफिनेशन में डायनामिज्म इज द की वर्ड। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन ज्योग्राफी वो स्टडी है जहां पर एक मैन जो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऑन द अदर हैंड जो अर्थ है वो भी अनस्टेबल है, उसमें भी कॉन्स्टेंटली इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो किस तरीके से जो रिलेशनशिप है वो इसी अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल के बीच में घटता बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है, उसी को ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी में हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू एलन सी सैंपल। सो रेटसेल की डेफिनेशन में हमें सिंथेसिस याद रखना है, एलन सी सैंपल की डेफिनेशन में हमें डायनामिज्म याद रखना है। थर्ड is the definition by Paul Vidal de la Blache. According to him, conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it. तो यहाँ पर बेसिकली उसने कहा है कि जो भी फिजिकल लॉज है जो हमारी अर्थ को गवर्न कर रहे हैं, फिजिकल लॉज आर बेसिकली द लॉज ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने लास्ट ईयर पढ़े थे। तो किस तरीके से ये जो दो जो है ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट बताएगी कि जो फिजिकल लॉज हैं वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स से नेचर के रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने बेसिकली इंटर रिलेशनशिप की बात की है। फिजिकल लॉज, फिजिकल ज्योग्राफी किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी से इंटर रिलेटेड है, अगर हम इसको सिंपलर टर्म्स में देखने की कोशिश करें। वैसे ये तीनों डेफिनेशंस बहुत डीप है। आगे अगर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी फर्दर स्टडीज में, अगर हम आगे ज्योग्राफी लेते हैं फर्दर स्टडीज में, तो हम जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये बहुत डिटेल में हमको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अगर हम इसको एक बेसिक लेवल पे देखें, जितनी हमारी नॉलेज है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वहां पर हम देखेंगे कि ये बेसिक चीजें हैं जो इन डेफिनेशन में से निकल कर आती हैं। कि रेटसेल की डेफिनेशन में से हमें पता चलता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। एलएनसी सैंपल की डेफिनेशन में से हमें पता चलता है कि human geography is about the dynamism between unresting man and unstable earth। एंड पॉल विडाल डे ला ब्लाश की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी और जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो इंटर रिलेटेड है। तो अब जब हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की इन तीन डेफिनेशंस को समझ लिया है, तो अब हमें समझने वाली बात ये है कि ह्यूमंस और नेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो, जैसा कि हमने देखा था, इनसेपरेबल है। ह्यूमन एंड नेचर आर टू इनसेपरेबल एलिमेंट्स, दोनों को हम सेपरेट अलग अलग कर कर नहीं देख सकते हैं, दोनों को हम साथ में ही स्टडी कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि कॉन्स्टेंटली इनका जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि इनिशियली अगर हम देखेंगे, जो अगर हम ट्राइबल सोसाइटीज का एग्जांपल लें, तो वहां पर हम देखेंगे ट्रीज की, नेचर की, एनिमल्स की वर्शिप करी जाती है, क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि अगर हम ट्रीज को काटेंगे ज्यादा या अगर हम नेचर की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो उस केस में हमको नेचर जो है वो पनिश करेगा। यानी कि वहां पर एक फीलिंग ऑफ स्केयर है अगेंस्ट द नेचर। अब अगर देखें जैसे जैसे कर कर ह्यूमन बींग्स जो है, अब इनिशियली जो वर्ल्ड की सारी सोसाइटीज थी, ह्यूमन सोसाइटीज, वो ट्राइबल सोसाइटीज ही थी। जैसे जैसे वर्ल्ड तरक्की करने लगा वैसे वैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ।
और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन जो है वो नेचर के साथ चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आज हम देखेंगे कितनी सारी कंट्रीज है जहाँ पर बहुत ठंड होती है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर ऐसे स्पेशलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं, इस तरीके की कार्स बनाई गई हैं जो स्नो पर ड्राइव कर पाए। या फिर हम देखें कुछ ऐसी कंट्रीज है जो बहुत हॉट रीजन्स में लोकेटेड है, जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, जो डेजर्ट्स के आसपास लोकेटेड है, वहां पर भी हम देखेंगे सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम्स होने की वजह से और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से वहां पर भी लोग एक नॉर्मल और एक अच्छी लाइफ बिता पा रहे हैं। तो हमें देखेंगे ये ह्यूमन बींग्स ने किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर नेचर में मॉडिफिकेशंस लेकर आए। तो इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड सेकेंड इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियली देखेंगे तो क्या होता है, जो हमारी स्टार्टिंग होती है प्रिमिटिव सोसाइटीज से, जो बिल्कुल बेसिक, जहां पर कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, ह्यूमंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर एवरीथिंग। उनको पता है कि अगर यहाँ पर पेड़ पौधे जानवर पशु जो भी है वो खत्म हो गए तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो एक बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं रिलीजियस अप्रोच रखते हैं नेचर की तरफ। वहाँ उनकी पूजा करी जाती है, उनको रिस्पेक्ट करी जाती है नेचर की, ताकि नेचर जो है वो उनसे नाराज ना हो और उनको कॉन्स्टेंटली जो उनके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उनकी सप्लाई करता रहे। इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जहां पर एनवायरमेंट इज स्ट्रोंगर, जहां पर एनवायरमेंट इज डिटरमाइंड। तो here man is submissive by nature because जो मैन है उसको इस समय नॉलेज ही नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग है उसको इस समय नॉलेज ही नहीं है जो सीक्रेट्स है नेचर के या फिर जो कॉन्सेप्ट्स है नेचर के उनकी। तो वो क्या करेगा, ही विल लिसन टू द नेचर और जो भी नेचर उसको देगा उसको वो एक्सेप्ट करेगा, उसकी ताकत में वो विश्वास रखेगा और इसी वजह से वो उसकी पूजा करेगा। और जब ये रिस्पेक्ट आएगा मन में नेचर के लिए तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। अब ऐसी सोसाइटीज कौन सी होंगी जहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत कम होगा, इस वजह से वहां पर वो लोग नेचर के लॉस को समझ नहीं पाएंगे, नेचर की थ्योरीज को समझ नहीं पाएंगे और वो लोग नेचर से डरेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि नेचर अगर हमने उसको डिसरिस्पेक्ट किया तो वो हमको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जनरली उन जगहों पर होता है, उन सोसाइटीज में होता है जिनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कम होता है, उनको हम प्रिमिटिव सोसाइटीज कहते हैं। और इसलिए यहाँ पर नेचर को स्ट्रॉन्गर या फिर ज्यादा पावरफुल कहा जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के ऊपर नेचर ओवर पावर करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर यहाँ पर हम ये एक बार सोचना चाहें कि टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब क्या है, तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि हमारे पास आज डीएनए की नॉलेज है। अब जैसे अगर हमें कोविड टाइम में देखें तो डीएनए और आरएनए की नॉलेज को यूज कर ही हम जो भी वैक्सीन रिलेटेड रिसर्च है या फिर जो भी हमारे टेस्टिंग है उसको कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती डीएनए की या आरएनए की, तो फिर हम लोगों को तो यही लगता कि जो नेचर है वो हमको पनिश कर रहा है और अब जब तक नेचर हमसे वापस खुश नहीं होगा तब तक हमको वो पनिशमेंट सहना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज कर उस चीज को चेंज कर पाए, उस चीज से ह्यूमन बींग्स को बचा पाए। तो अब ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा जहां पर नेचर को हम ह्यूमनाइज करेंगे, विच इज कॉल्ड एज पॉसिबिलिज्म, जहां पर ह्यूमन बींग्स पॉसिबिलिटीज का यूज करते हैं और पॉसिबिलिटीज को यूज करके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं और जो उनकी डेस्टिनी है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी नॉलेज है ह्यूमंस की वो डेवलप हो जाती है अबाउट द नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लॉ ऑफ एरोडायनेमिक को समझें तो एरोडायनेमिज्म किस तरीके से डेवलप हुआ, ह्यूमन बींग्स ने जब उसकी नॉलेज ली उसके बाद फिर उनने बहुत सारे एयरक्राफ्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर प्लेन ये सब डिजाइन किए। तो ये सब तब आया जब हमको बेसिक लॉ ऑफ एरोडायनेमिक समझ में आया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचर के अलग अलग कंपोनेंट्स की नॉलेज लेते जाते हैं और फिर उसमें चेंजेस लाने लगते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो इसको हम बेसिकली सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की तरह भी देखते हैं कि जब हम नेचर के सीक्रेट्स को समझते हैं, जब हम, तो एक तरीके से एक ओपन माइंडेडनेस आ जाती है, सोसाइटी डेवलप करती है, हमारा कल्चर डेवलप करता है। तो इस केस में क्या होता है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के केस में हम लोग एक तरीके की नेसेसिटी में जी रहे थे कि जो नेचर हमको देगा बस हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर नेचर हमको बर्बाद कर देगा। यहाँ पर क्या है, हम पॉसिबिलिज्म में एक स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ जाते हैं, हमें एक फ्रीडम मिल जाती है कि हाँ क्योंकि अब हमारे पास नेचर के लॉस की नॉलेज है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। वैसे ये
अगर बहुत एक्सट्रीम में हो तो गलत हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद फाइनली नेचर इज मोर पावरफुल, फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, या फिर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अभी जो ये कोविड आया है, इसको भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये नेचर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की वजह से भी हो सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो पॉसिबिलिज्म में एक स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ जाते हैं, जहां पर उनके पास नेचर के लॉज की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और जिसकी वजह से वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज नेचर प्रोवाइड करता है, जिन जिन जगहों पर नेचर अपॉर्चुनिटीज ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करता है, वहां वहां पर ह्यूमन बींग्स उन पॉसिबिलिटीज को यूज कर कर अपने लिए नई चीजें क्रिएट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जहां पर ह्यूमन एक तरीके से नेचर के ऊपर अपनी छाप छोड़ने लगता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये दोनों जो अप्रोचेस है वो बहुत एक्सट्रीम है एक तरीके से। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में सोसाइटी बिल्कुल प्रिमिटिव है, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, और नेचर पूरी तरीके से ओवर पावर कर रहा है। पॉसिबिलिज्म में क्या हो जाता है, एक एक पॉइंट के बाद जो है ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो नेचर है उसका डिटोरिएशन होना शुरू हो जाता है। तो दोनों ही केस में ह्यूमन बींग्स जो है उनको बहुत हार्म होता है। तो ग्रिफिथ टेलर जो एक जोग्राफर थे, उनने एक मिडिल पाथ, एक मध्यम मार्ग की बात करी, जिसको हम जानते हैं नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से। तो नियो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसने इसको एक मध्यम मार्ग या फिर एक मिडिल पाथ की तरह कहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के बीच में भी देख रहे हैं। ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच की जगह है, जहां पर हम दोनों आइडियाज में बैलेंस करेंगे। तो इसको हम बेसिकली स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो हम अगर एक एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। अब जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, ताकि जब हमको रुकना हो तब हम रुक जाएं, एक्सीडेंट्स कम हो। तो इसी तरीके से हम न्यू डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं कि जो नेचर है वो ह्यूमन बींग्स को पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जो कि होती है ह्यूमन बींग्स के लिए ग्रीन लाइट। अब जब एक्सट्रीम होता है तो नेचर एक रेड लाइट प्रोवाइड करता है। तो अगर ह्यूमन बींग्स उस रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं टाइम टू टाइम, तो फिर वो एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जहां पर जब सिग्नल ग्रीन हो तब वो अपॉर्चुनिटीज को यूज करके डेवलप हो, और जहां पर रेड सिग्नल हो वहां पर वो रुक जाए, ताकि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसका ब्रेकडाउन ना हो। इसलिए हम इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, और इसको हम जनरली ट्रैफिक लाइट से समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेड लाइट पे हम रुकते हैं फॉर आवर ओन सेफ्टी, और ग्रीन लाइट में हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरीके से इवॉल्व करी ओवर टाइम। तो अभी तक हमने देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या क्या डेफिनेशन अलग अलग जोग्राफर्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में दी है। इसमें हमने देखा था रेडसल ने सिंथेसिस के बारे में बात की थी, एलन सी सैम्पल ने डायनामिज्म के बारे में बात करी थी, और पॉल विडाल डे ला ब्लाश ने इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इनिशियली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के स्टेज पे होते हैं, और डेवलप करते करते वो लोग पॉसिबिलिज्म की स्टेज पे आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग एक मध्यम मार्ग न्यू डिटर्मिनिज्म को फॉलो कर सकते हैं, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने सजेस्ट किया था। अब हम ये देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरीके से, आज जिस तरीके से हम इसको अपनी बुक में देख रहे हैं, इनिशियली ये ऐसी नहीं थी। इनिशियली ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत डिफरेंट थी। तो क्या क्या आइडियोलॉजीज थी, किस किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप होती गई टाइम दर टाइम, वो हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था, उसमें बेसिकली एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन का काम हुआ। यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हम ये मान सकते हैं कि जैसे कि हमको क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पता है, जिनने नए नए लैंड्स को खोजा, फिर उसको डिस्क्राइब किया, और उसके बारे में जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको बताया, फिर वहां पर ट्रेड शुरू हुई और आगे एक बहुत लंबी हिस्ट्री चली। तो बेसिकली वो था अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जहां पर एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन वाज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब उसके बाद हम देखेंगे जो लेटर कॉलोनियल पीरियड है, वहां पर रीजनल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, क्योंकि जब हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो हमारी ज्यादा इसमें चाह रहेगी कि हम कितना एक्सप्लोर कर लें वर्ल्ड में और क्या क्या है। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में बेसिकली उस एक्सप्लोरेशन की बात की गई कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। अब लेटर कॉलोनियल पीरियड में जब बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर हो चुकी थी, तो उनका फोकस इस तरफ गया कि अब इनके
इस रीजन में क्या यूनिकनेस है, इस रीजन की एक एक रीजन की इलेबोरेट स्टडी करी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लेटर कॉलोनियल पीरियड में जो कॉलोनियल पावर्स थी उनको ये जानना था कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से उनको कुछ प्रॉफिटेबल रॉ मटेरियल मिल सकता है जिसको वो यूज कर सकते हैं अपने खुद के प्रोडक्शन के लिए या जो भी डेवलपमेंट उनको करना है उसके लिए। तो इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की वजह से जो था ह्यूमन ज्योग्राफी रीजनल डिस्क्रिप्शन की तरफ मुड़ गया, जहां पर एक पर्टिकुलर रीजन की यूनिकनेस और उसकी स्टडी के बारे में बात करी जाती थी। इसके बाद हम आ जाएंगे 1930s टू इंटर वॉर पीरियड, जो हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पूरा का पूरा टाइम है 1930 से लेकर इंटर वॉर पीरियड तक, ये था पीरियड ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। तो रीजनल डिस्क्रिप्शन हो गया, हमने रीजन की पूरी अच्छे से स्टडी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब हम फाइनली इस पर आएंगे कि किस रीजन में क्या यूनिक है, कि यहाँ पर हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉफ़ी मिलता है, या फिर यहाँ पर हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का शुगर केन मिलता है, या फिर कहीं पर हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिलता है। तो ये सब जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर रीजन यूनिक होता है। ये सब पार्ट बने एरियल डिफरेंशिएशन का, जहां पर हमने एक रीजन की यूनिकनेस को इंपॉर्टेंस दी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो है लेट 1950s टू लेट 1960s। यहाँ पर बेसिकली हम एक क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमने बहुत सारे नए नए थ्योरीज डेवलप कर लिए, बहुत सारे नए नए आइडियाज डेवलप कर लिए, कंप्यूटर्स और जो स्टैटिस्टिकल टूल्स थे उनका यूज होने लगा ज्योग्राफी में, बहुत सारे फिजिक्स के लॉज हम ज्योग्राफी में यूज करने लगे। कुछ फिजिक्स के लॉज हमने लास्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी में देखे भी थे कि किस तरीके से वो ह्यूमन ज्योग्राफी में यूज होते हैं। तो लेट 1950s से लेट 1960s के बीच का जो पीरियड है इसको हम कहते हैं स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन का पीरियड, जहां पर एक पर्टिकुलर जो अलग अलग हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी ज्योग्राफिकल स्पेसेस के बारे में, उनको हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज कर कर, कंप्यूटर्स को यूज कर कर, फिजिक्स के लॉज को यूज कर कर, मैप्स को यूज कर कर, अलग अलग तरीके जो नए आए थे उनको यूज करके स्टडी करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आया था पीरियड ऑफ 1970s। 1970s में क्या हुआ, जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था उससे उसको लेकर लोगों के मन में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट डिसकंटेंटमेंट आ गया, क्योंकि उनका एक कहना था कि जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हो तो उसको इतना डीह्यूमनाइज क्यों कर दिया, उसको इतना टेक्निकल और इतना ज्यादा हम कह सकते हैं इतना ज्यादा डीह्यूमनाइज एक तरीके से, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है, हम उस इंफॉर्मेशन पे क्यों इतना काम कर रहे हैं और हम क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी ही ह्यूमन से रिलेटेड नहीं हो पा रही है। तो इसको देखते हुए इस क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से डिसअपॉइंटमेंट डिसकंटेंटमेंट के चलते तीन स्कूल्स ऑफ थॉट एमर्ज हुए, जिसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वॉज द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली बिहेवियर से रिलेटेड था। बिहेवियर मतलब क्या होता है, हमारा जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जो रोजमर्रा के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको। बिहेवियर मतलब जो हमारा रोजमर्रा के एक्सपीरियंस होते हैं, हमारा रोजमर्रा का एटीट्यूड होता है, तो इस लिविंग एक्सपीरियंस को बिहेवियरल स्कूल थॉट में काउंट किया गया। उसी तरीके से सोशल स्पेस जो थी उसमें क्या क्या सोशल कैटेगरीज बनी अलग अलग फॉर्म में। जैसे अगर एक मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सोशल कैटेगरीज बनी इन द फॉर्म ऑफ वर्क ऑक्यूपेशन, कि हम देखेंगे कि क्लर्जी क्लास एमर्ज हुई या नोबिलिटी क्लास एमर्ज हुई। तो सोशल स्पेस में क्या क्या सोशल कैटेगरीज बनी उसको हम देखेंगे बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में। सो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट इज बेसिकली हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड, हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स डिफरेंट सोशल कैटेगरीज कैसा था, टूवर्ड्स सोसाइटी कैसा था, हमारे लिविंग एक्सपीरियंसेस, हमारे खुद के आंखों देखे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो सब बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट है रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है ये मार्क्सियन थ्योरी पे बेस्ड है, जहां पर बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि पोवर्टी, डेप्रिवेशन और इनइक्वालिटी के क्या रीजंस हैं, कि अगर किसी जगह पर गरीबी ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, तो वहां पर क्यों वो ज्यादा है। कहीं पर अगर डेप्रिवेशन है, बहुत ज्यादा भूखमरी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो वैसा वहां क्यों है। अगर किसी टाइप की कोई सोशल इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही है तो वो वहां पर क्यों है। अब रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है इसमें जो उस समय की जो कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें से एक था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म वाज बेसिकली जहां पर एक इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, और ये जब बेसिकली हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके बाद कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट लोग थे जिनके पास कुछ पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया था ऑफ द अदर पीपल।
काम करवाने के लिए, तो इसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, जहाँ पर जो प्रॉफिट है वो भी इन्हीं के पास जाता था। ऑन द अदर हैंड ये दूसरे लोगों को काम करने के लिए बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। तो इस कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम को रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में स्टडी किया गया और ये मार्क्सियन थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर बेस्ड था। नेक्स्ट था हमारा वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। सो वेलफेयर बेसिकली टॉक्ड अबाउट द सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन। और अब अगर हम देखेंगे कि अब अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी या आई मीन ज्योग्राफी अगर हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड पेपर रख दिया गया है ऑन वेलफेयर ज्योग्राफी। वेलफेयर ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे इतनी ज्यादा हो गई है। तो 3 schools of thought कौन से थे? Behavioral school of thought, which is based on living experience and perception of social space by social categories. Radical school of thought, which was based on Marxian theory. वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जहां पर हम लोग सोशल वेलबींग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते थे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ज्योग्राफी जो है वो किस तरीके से अलग अलग सब फील्ड्स में डिवाइडेड है, किस तरीके से वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम देखेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी को, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को और अर्बन ज्योग्राफी को हमारे ये स्पेसिफिक नाम जो है वो क्या है? सेटलमेंट ज्योग्राफी को हम अर्बन या रूरल प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं, जहां पर अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन सी एक्टिविटी कहाँ पर की जाती है, कहाँ पर कैसा डेवलपमेंट होता है, कहाँ पर क्या पॉपुलेशन होती है, किस तरीके से उन रीजन्स को प्लान करें ताकि वहां पर एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और ह्यूमन बींग्स भी आराम से रह पाए। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंडर देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में क्या होता है? बेसिकली पॉपुलेशन के अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये सब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में देखते हैं। तो अब देखिए सेटलमेंट, सेटलमेंट दो टाइप्स की होती है, अर्बन एंड रूरल, ये हमने पढ़ रखा है। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ते ही हमको याद आ जाना चाहिए कि अर्बन और रूरल से ये रिलेटेड है, तो अर्बन एंड रूरल प्लानिंग ही होगा। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इसको हम याद रखेंगे बेसिकली पॉपुलेशन काउंटिंग से। तो जब हम पॉपुलेशन काउंट करते तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक्स। तो उसी से हम याद रखेंगे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है अर्बन ज्योग्राफी। अब अर्बन ज्योग्राफी बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे? अर्बन एरियाज के बारे में स्टडी करेंगे और उनकी प्लानिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम अर्बन ज्योग्राफी को याद रखेंगे। अब जो दूसरी 3 ब्रांचेस है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है हमारे लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब फील्ड्स आ जाते हैं अंदर ही अंदर। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे और उसको याद करने का तरीका भी देखेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी। अब सबसे पहले कि हम इन सब फील्ड्स को कैसे याद रखें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इनको याद रखने का तरीका क्या है? इनको याद रखने के लिए हम इसको याद रख सकते हैं, इकोनॉमिक सेटलमेंट of the population refers to social or political and urban। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी इलॉजिकल है। अगर हम इन जनरल भी देखें तो किसी जगह की इकोनॉमी या किसी जगह का इकोनॉमिक सेटलमेंट, किसी जगह की इकोनॉमी कैसी है, किसी जगह की पॉपुलेशन की इकोनॉमी कैसी है, कैसे उनका इकोनॉमिक सेटलमेंट है, अर्थव्यवस्था है, उसको हम कैसे समझेंगे? बाय लुकिंग एट देयर सोशल एस्पेक्ट, बाय लुकिंग एट देयर पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड बाय लुकिंग एट देयर अर्बन एस्पेक्ट। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमें याद रख सकते हैं, इकोनॉमिक सेटलमेंट ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू सोशल, पॉलिटिकल एंड अर्बन। तो इससे हमें याद हो जाएंगे जो ज्योग्राफी की मेन जो 6 सब फील्ड्स हैं वो। अब इन सब फील्ड्स के मेन जो 6 फील्ड्स हैं वो, अब हम सब फील्ड्स पर आएंगे। तो सब फील्ड्स में सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इसको याद रखने के लिए अगेन एक हमारे पास सेंटेंस है छोटा सा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड मार्केटिंग आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज टू अट्रैक्ट टूरिज्म एंड कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगेन एक बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर अच्छा है तो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, उसको हम इंडस्ट्रीज में भेजेंगे तो हमारी इंडस्ट्री अच्छे से काम करेंगी। जब हमारी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी मार्केटिंग हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है
लोगों को बाहर से यहाँ खींचने के लिए, टूरिज्म को यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरी कंट्रीज से इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने के लिए हमारे पास जो सामान होना चाहिए वो क्या है? अच्छा एग्रीकल्चर, अच्छी इंडस्ट्रीज और अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये एक लॉजिकल सा सेंटेंस है जिसको हम याद रख सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब फील्ड्स को याद रखने के लिए। अब ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये हम कैसे रिकॉल करेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड, tourism, this all is related to revenue and revenue comes under economics. तो इससे हम याद रखेंगे कि agriculture, industries and marketing are important resources to attract tourism and conduct international trade. तो सबसे पहले agriculture sciences which deal with the agricultural part, जो ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज डील विद इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, जो इंडस्ट्रीज की ज्योग्राफी के बारे में बात करेगा। अब इनिशियली एज ए स्टूडेंट हमारे मन में ख्याल आता है कि इंडस्ट्रीज की क्या ज्योग्राफी हो सकती है? एग्रीकल्चर तो समझ में आ गया कि इस सॉइल में ये क्रॉप उगेगी, या फिर इस पर्टिकुलर जगह पर ये चीज उगेगी, या इसको ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, इसको ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में क्या होगा? तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि जो शुगर केन फील्ड्स हैं, जो शुगर केन का एग्रीकल्चर होता है वो शुगर इंडस्ट्रीज के पास में होता है। ये हमको पता है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि शुगर इंडस्ट्रीज के पास इसलिए होता है क्योंकि उनका सुक्रोज कंटेंट बहुत जल्दी लूज हो जाता है। तो इस वजह से ये जरूरी होता है कि वो नियरेस्ट टू शुगर इंडस्ट्रीज हो ताकि फटाफट उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ऐसे ही जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उनको भी ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर आयरन ओर के हमारे पास अवेलेबिलिटी हो, या फिर जहां पर हमारे पास कोल की अवेलेबिलिटी हो। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो भी ज्योग्राफी से इफेक्ट होती है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज में हम इसी को देखते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली चले जाता है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक साइड में, जहां पर हम बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से आता है रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। किसी रीजन में क्या रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनका किस तरीके से ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं। हर जगह पर हमको ये याद रखना होगा कि हर चीज ह्यूमन बींग से कनेक्टेड होगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। तो किस जगह पर कैसे रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन बींग्स उसके साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, या उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, या कैसे यूज कर रहे हैं, वो आएगा रिसोर्स इकोनॉमिक्स, विच इज द ज्योग्राफी ऑफ resources. And finally will come, and the next will come tourism and travel management. टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में भी हम ज्योग्राफी देखेंगे, जैसा कि हम आगे भी पढ़ेंगे टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज में, कि टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, किस तरीके से उसको ज्योग्राफी अफेक्ट करती है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का इसमें। और टूरिज्म जो है वो इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है, तो इसीलिए वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें बेसिकली कौन से मौसम में लोग कहाँ जाएंगे, वहां किस तरीके से उनके आने जाने की व्यवस्था करी जाएगी, ये सब हम टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट में देखेंगे, विच इज द ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म। एंड फाइनली वी हैव द ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि कौन सी रीजन में कौन सी रिसोर्स ज्यादा है जिसके बदले में वो अपने किसी दूसरी जगह से कोई दूसरी चीज में ट्रेड करेंगे। तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अंडर इंटरनेशनल ट्रेड। Now next we'll see political geography. So political geography is basically which is related to politics. So politics में दो चीजें हैं सिर्फ जो हमें याद रखनी है। First is electoral geography. Electoral is basically किस तरीके से अलग अलग electorates में division होता है, तो इस electoral geography को हम कहते हैं सेफोलॉजी। और दूसरी जो होती है वो होती है मिलिट्री ज्योग्राफी, जो इसको हम कहते हैं मिलिट्री साइंस है, जिसमें हम बेसिकली मिलिट्री और वॉरफेयर के बारे में पढ़ते हैं। नाउ वील कम टू सोशल ज्योग्राफी। अब सोशल ज्योग्राफी अगेन एक ऐसी फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी की जहां पर बहुत सारी सब फील्ड्स है। तो इसको याद करने का तरीका है, हिस्ट्री ऑफ सोशल वेलबींग डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर टुवर्ड्स कल्चर एंड जेंडर विच अराइजेस फ्रॉम मेडिकल एंड लीजर। तो हिस्ट्री ऑफ सोशल वेलबींग, अब अगेन एक बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट है कि किसी भी जगह की सोशल वेलबींग, लोगों के स्टेटस की, लोगों के वेलबींग की जो हिस्ट्री होगी वो डिपेंड करेगी उनके बिहेवियर पर। अब बिहेवियर किसके प्रति? टुवर्ड्स देयर कल्चर एंड टुवर्ड्स जेंडर। अब देखेंगे हम जितना जेंडर इक्वालिटी होती है उतना हम उस सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी मानते हैं, क्योंकि वहां पर इक्वालिटी है, वहां पर किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। उसी तरीके से जो सोसाइटी है वो अपने कल्चर को जितना ज्यादा वैल्यू करती है, अपने कल्चर को कितना रिस्पेक्ट करती है, उसको कितना प्रोपेगेट करती है, वो उसके सोशल वेलबींग का एक इंडिकेटर होता है।
ऐसा इसलिए होता है। अब ऐसा क्यों होता है, कल्चर और जेंडर के बारे में बिहेवियर कैसे बनेगा लोगों का, विच अराइजेस फ्रॉम मेडिकल एंड लीजर। तो लीजर में क्या होगा, लोग घूमने जाएंगे, लोग अपने कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर टुवर्ड्स द कल्चर चेंज होगा। सेम तरीके से अगर हम देखें जेंडर, तो जेंडर के केस में हम देखेंगे कि पहले ये मान जाता था कि जो जेंडर, फॉर एग्जांपल जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो दैट डिपेंड्स ऑन द फीमेल, तो उस वजह से फीमेल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था कि वो एक मेल चाइल्ड दे फैमिली को। लेकिन बाद में मेडिकल साइंसेज ने ये बताया कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फीमेल, जैसा कि हमने पढ़ रखा है अपनी लोअर क्लासेस में। तो कल्चर और जेंडर के प्रति जो सोसाइटी का बिहेवियर है, इट डिपेंड्स ऑन मेडिकल एंड लीजर। तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो इसको हम याद रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ सोशल वेलबींग डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर टुवर्ड्स कल्चर एंड जेंडर विच अराइजेस फ्रॉम मेडिकल एंड लीजर। तो इससे हम सोशल ज्योग्राफी की जो सब फील्ड्स हैं उनको याद रखेंगे। सबसे पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज बेसिकली हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्पेस की क्या हिस्ट्री है, कैसे वो इवॉल्व हुई। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर देखा था कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, किस तरीके से वो एक अलग लैंड मास था, फिर किस तरीके से उसका एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से वो जो सी था टेथिस सी, उसमें वो पास पास आकर यूरेशियन प्लेट से मिला जिसकी वजह से हिमालयंस फॉर्म हुए। दिस इज ऑल इन द पास्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। तो सोशल ज्योग्राफी जिसमें हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, तब हम एक्चुअल में हिस्ट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स टेल्स अस अबाउट द सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज बिहेवियरल ज्योग्राफी, जो बिहेवियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। नाउ एंथ्रोपोलॉजी कल्चर से भी रिलेटेड है और जेंडर से भी रिलेटेड है। किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजिकली जो कल्चर है वो डेवलप हुआ, जैसा कि हमने लास्ट ईयर हिस्ट्री में देखा था कि इनिशियली सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग था, इनिशियली सिर्फ हंटिंग था, फिर धीरे धीरे करके गैदरिंग की जाने लगी, फिर धीरे धीरे करके सोसाइटी साथ में आई। दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसी के साथ साथ जेंडर, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो मेल्स थे उनकी बॉडी में चेंजेस आए, किस तरीके से जो फीमेल्स थी उनकी बॉडी में चेंजेस आए, इस सबको हम एंथ्रोपोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। इसके अलावा जेंडर में हम लोग सोशियोलॉजी भी देखते हैं। सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, विमेन स्टडीज, विमेन का स्टेटस क्या है सोसाइटी में, वो कितनी एम्पावर्ड है, वो कितना कंफर्टेबली सोसाइटी में रह पा रही है, कितनी लिटरेट है, कितनी फ्रीडम है उनको, ये सब हम जेंडर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ जेंडर या जेंडर ज्योग्राफी के अंडर देखते हैं। इसके अलावा एपिडेमोलॉजी। ना एपिडेमोलॉजी कम्स फ्रॉम मेडिकल, जो हमारी मेडिकल ज्योग्राफी होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में। अब अगर कोई रीजन है जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा है, तो वहां पर हम देखते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारी ज्यादा फैलती है, क्योंकि वहां पर मच्छरों के लिए ब्रीड करना इजी होता है। तो इस तरीके से हर रीजन का अपना एक रिलेटेड मेडिकल कंडीशन होता है जिसको हम एपिडेमोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज लीजर। अब लीजर में क्या है कि हमारी जो ज्योग्राफी है रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, कि हम कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, या बेसिकली किस तरीके से हमारी सोसाइटी फॉर्म होती है, किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी का पार्ट है, वो हम देखते हैं अंडर द ज्योग्राफी ऑफ लीजर। अब इसमें एक और कंफ्यूजन होता है विच इज जनरली अ मिसकंसेप्शन, कि जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो ये कहना होता है सबका कि ये तो अलग सब्जेक्ट्स है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ज्योग्राफी की सब फील्ड्स हैं। देखिए ये ज्योग्राफी की सब फील्ड, ये ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड नहीं है। ये जो सारी की सारी है, साइकोलॉजी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या फिर हमने इकोनॉमिक्स में देखा एग्रीकल्चर साइंसेज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, या फिर हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखा सेफोलॉजी, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो भी है दीज आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इस टॉपिक में हम बेसिकली ये समझना चाह रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन से एस्पेक्ट्स हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मिलते हैं। तो ये जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड्स नहीं है, दीज आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट ये ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ सब फील्ड्स की वजह से कनेक्टेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल सोशल ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की वजह से कनेक्टेड है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सोशल ज्योग्राफी है वो एक अलग पार्ट है, एक अलग फील्ड है, लेकिन दोनों को एक कॉमन
ज्योग्राफी और सोशल वेलबींग दोनों को कनेक्ट करता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो ज्योग्राफी से मिलती जुलती होती है, जो हमको ज्योग्राफी में से मिलती हैं। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये सब्जेक्ट्स के नाम हमने देखे, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, दीज ऑल आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें हमने बेसिकली ये देखा कि किस तरीके से जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स और उनकी सब फील्ड्स दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ऐसा हमने लास्ट ईयर भी देखा था फिजिकल ज्योग्राफी के केस में, किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी अपना कंट्रीब्यूशन देती है अलग अलग सब्जेक्ट्स को। उसी तरीके से हमने देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस